हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। समझते हैं एनसीईआरटी में क्या इस चैप्टर में समझाया गया है। नीट एग्जाम और आपके बोर्ड एग्जाम्स और सेशनल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनसे लगातार नीट एग्जाम में सवाल आ रहा है। एक तरफ से पूरा ही चैप्टर समझ लेते हैं, क्या क्या बातें इस चैप्टर में बताई गई। शुरुआत में एनसीईआरटी में लिखा हुआ, बिसाइड्स द मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑन दिस अर्थ। यानी कि बड़े बड़े प्लांट्स एनिमल्स के अलावा माइक्रोब्स भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का इस अर्थ पर। यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक क्लास 11th। आपने क्लास 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में सारी किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा है। डू यू रिमेंबर विच किंगडम्स अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? क्या आपको याद है कौन कौन से किंगडम्स में आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ा है? तो इधर आपने याद होगा, बैक्टीरिया है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा भी है किंगडम प्रोटिस्टा, और फंजाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है। इवन जो एल्गी हैं, क्लेमाइडोमोनास वगैरह, क्लोरेला और बहुत सारी यूनिसेलुलर एल्गी हैं, वो भी सब के सब किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं। और किंगडम एनिमेलिया के अंदर भी काफ़ी सारे लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर फाइलम वाले, वो भी माइक्रोस्कोपिक ही हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं, हाइड्रा एक बहुत मशहूर एग्जाम्पल है। तो सारे ही किंगडम्स में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाते हैं। विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक। यहाँ पर थोड़ा एनसीईआरटी का अपना एक स्टाइल है कि ऐसे कौन से किंगडम्स हैं जो केवल माइक्रोस्कोपिक हैं। तो मोनेरा केवल माइक्रोस्कोपिक, प्रोटिस्टा केवल माइक्रोस्कोपिक, और फंजाई भी केवल माइक्रोस्कोपिक। अगर आप इंडिविजुअल फंजाई को देखें, जाहिर सी बात है अगर आप फिलामेंटस फॉर्म में देखेंगे तो फिर आपको वो भी काफ़ी सारे ग्रुप में माइसीलियम की शक्ल में आपको नजर आएगा, लेकिन सिंगल फंजाई तो माइक्रोस्कोपिक ही है। Microbes are present everywhere in soil, water, air, inside our bodies and that of other animals and plants। सभी जगह है ये, सारी ही जगह पर प्लांट्स एनिमल्स में, हमारी बॉडीज के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर सब जगह पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स कुड possibly exist, sites such as the deep inside the geyser, thermal vents where the temperature may be as high as 100 डिग्री सेल्सियस। बता रहे हैं आगे कि इवन माइक्रोब्स तो ऐसी जगह भी पाए जाते हैं जहां पर कि लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, जैसे गीजर के अंदर, ये डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, पानी के अंदर जो ज्वालामुखी टाइप के होते हैं, देखे होंगे आपने मूवीज वगैरह में, जिसमें धुआं निकलता रहता है, मतलब पानी के अंदर है वो, समुद्र के अंदर। उसमें तो इतना पानी जला जाना चाहिए कि वो बिल्कुल ठंडा हो जाए, लेकिन क्योंकि उसका कनेक्शन अर्थ के सेंटर से, कोर से है, तो वहाँ पर इतना हाई टेम्परेचर है कि इवन पानी भी अंदर जाके उस केमिकल रिएक्शन को ख़त्म नहीं कर पा रहा है। वहाँ भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। डीप इन द सॉइल, मिट्टी की गहराइयों में, अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो सेवरल मीटर थिक, बर्फ के अंदर भी कई मीटर गहराई में, एंड इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, और काफ़ी ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट्स में भी पाए जाते हैं। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, बहुत वैरायटी है माइक्रोब्स की, जैसे कि प्रोटोजोआ हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, और इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक animals and plant viruses, plant animal viroids, and also prions that are proteinaceous infectious agents। prions are proteinaceous infectious agent। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लास्ट में आपने इनके बारे में सुना होगा। न्यूरो लॉजिकल डिसऑर्डर्स इनसे होते हैं, जैसे कि मैडगाउ डिजीज़ है, इंसानों के अंदर भी CJD क्रुथफेल्ड जैकब डिजीज़ है, क्लास लेवल में सुना होगा। खैर हम इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतनी बात याद कर लें, माइक्रोब्स की काफ़ी बड़ी वैरायटी है, जैसे कि प्रोटोजोआ बात की इन्होंने, बैक्टीरिया, फंजाई, इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल वायरसेस के बारे में बात की, वायरोइड्स और प्रियॉन्स। तो ये आप माइक्रोब्स की एग्जांपल याद कर सकते हैं। सम ऑफ द माइक्रोब्स आर शोन इन फिगर 8.1। जब आगे फिगर आएगी तो देख लेंगे, अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या बताया। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। तो एक लाइन ये भी बताया गया कि माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया और बहुत सारे फंजाई को आप ग्रो करा सकते हैं न्यूट्रिटिव मीडियम में टू फॉर्म कॉलोनीज। कॉलोनीज का डायग्राम थोड़ा देखने लायक है। फंजाई एक ही जगह इकट्ठी शक्ल में है, और जो बैक्टीरिया है वो छोटी छोटी कॉलोनीज बना के, हो सकता है सवाल ही पूछ लिया जाए फोटो दिखा के कि इनमें से कौन सी बैक्टीरिया की कॉलोनी है और कौन सी फंजाई की कॉलोनी है। एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम दिखा रखे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया दिखा रखा है इन्होंने, और ये स्फेरिकल है कोकस, और इधर ये लास्ट में इसके ऊपर सीलिया भी दिखा रखा है, फ्लैजिला। बैक्टीरिया रॉड शेप्ड है और दिखा रखा कितना ज़्यादा मैग्नीफाई इमेज है, और स्फेरिकल है कॉकस वाले, और रॉड शेप बैक्टीरिया जिसके ऊपर फ्लैजिला भी नज़र आ रहे हैं। इधर भी एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं, जैसे कि ये डायग्राम आपने देखा होगा 11th क्लास में देख रखा है। ये डायग्राम बैक्टीरियोफेज का है। इसके अंदर जो डिटेल पूछी जा सकती है वो ये कि इसके बॉडी के पार्ट्स पूछे जाते हैं। हेड है इसके पास, कॉलर है, टेल है, प्लेट है, और ये पिंस हैं और ये प्रॉन्ग्स हैं। ये एडिनोवायरस का डायग्राम है।
क्लास 11 में भी इसका नाम सुनाया जाता है। एक मशहूर सवाल जो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। और ये जो रॉड शेप वायरस दिखा रखा है ये टोबैको मोजाइक वायरस है, जो पहला वायरस दुनिया में डिस्कवर हुआ था। 11th क्लास में इसके बारे में काफ़ी बातें हुई हैं। तो इन्होंने जो पहला डायग्राम दिखा रहा था बैक्टीरियोफेज का था, दूसरा एडिनो वायरस विच कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक ये सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। और इसके अलावा रॉड शेप टोबैको मोजाइक वायरस, ये सवाल पूछा जा सकता है कि टोबैको मोजाइक वायरस रॉड शेप्ड होते हैं। इसके अलावा एक ये भी सवाल मशहूर है कि टोबैको मोजाइक वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। इसके अलावा जो एडिनो वायरस है इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेजेस में वैरायटी है, 12th जेनेटिक्स में भी आपने सुना होगा। इन जनरल अगर T2 बैक्टीरियोफेज है तो आप कह सकते हैं उस डायग्राम को देखिए कि इसके पास भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। न्यूट्रिएंट मीडियम दिखा रखे हैं एनसीईआरटी में, जैसे कि ये बैक्टीरिया की कॉलोनी आप देख सकते हैं और ये फंगल कॉलोनी एक जगह इकट्ठे हैं, फंगल कॉलोनी, और छोटे छोटे ग्रुप्स में ये नजर आ रही है बैक्टीरिया कॉलोनी। हो सकता है फोटो दिखा के आपसे बात पूछ लें। In chapter 7 you have read that the microbes cause a large number of diseases in human beings. चैप्टर 7 में आपने सुना कि माइक्रोब्स हम काफ़ी सारी बीमारियां करते हैं। असल में इस चैप्टर में माइक्रोब्स की तारीफ के ऊपर है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो जैसे कि जहन में इमेज बनी हुई है कि माइक्रोब्स हम नुकसान ही पहुंचाते हैं, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी सारे माइक्रोब्स, काफ़ी सारे हमें फ़ायदे मिलते हैं, जैसे दही है, पनीर है और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इडली है, डोसा है, तंदूर की रोटी है, उनको फर्मेंट कराया जाता है उनके आटे को, तब जाके वो बन पाते हैं। उनकी पफी अपीयरेंस माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस से। इवन बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, शराब है, ये सब चीज़ें। और डिटर्जेंट्स के अंदर लाइपेज एंजाइम मिलाया जाता है ताकि वो जो ऑयली स्टेन्स हैं वो रिमूव किया जा सके। और भी बहुत सारी जगह, जैसे कि जो फ्रूट जूस हम मार्केट से खरीदते हैं, रियल जूस, वो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आता है, जबकि अगर आप घर में जूस निकालें या आप ठेले से ख़रीदें तो वो काफ़ी धुंधला सा होता है। उसकी वजह ये कि उसके अंदर जो सेल वॉल है प्लांट्स की, उनको डिजोल्व करा दिया था एंजाइम्स को मिला के, तो काफ़ी यूज़ है। इवन जो मतलब हम खाने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड बहुत सारी खाने की चीज़ों में मिलाया जाता है, इसलिए कि ताकि उसमें थोड़ा खट्टापन आ सके। तो सिट्रिक एसिड भी एस्परजिलस निगर फंजाई से हासिल किया जा रहा है। तो डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, मेडिकल साइंस में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। अगर क्लॉट को ख़त्म कराना है, क्लॉट को डिजोल्व कराना है, जैसे कि हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में हो जाता है, तो उसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकाली गई दवा स्ट्रेप्टोकाइनेज इस्तेमाल होती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का केस है तो उसमें साइक्लोस्पोरिन ये दवा इस्तेमाल होती है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई से हासिल की जाती है। इसके अलावा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयाँ आती हैं मार्केट में, स्टैटिन्स, वो तमाम भी आपको यहाँ मोनेस्कस परप्यूरस फंजाई से ही मिलती हैं। तो कहने का मतलब ये मेडिकल साइंस में भी, खाने पीने के आइटम्स में भी, और धुलाई वगैरह में जो डिटर्जेंट इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर भी, इंडस्ट्रीज़ में शराब बनाने में और दवाइयाँ बनाने में काफ़ी जगह माइक्रोब्स का यूज़ है। वही वाला पार्ट यहाँ बताया गया। और लास्ट में एक और तारीफ की बात बताई गई कि इवन जो हम पानी पीते हैं, डेली हज़ारों करोड़ों लीटर गंदा पानी हमारे घरों से, इंडस्ट्रीज से निकलता है, उसको साफ़ किया जाता है। उसके अंदर जो खासतौर से ह्यूमन फीकल मैटर लैट्रिन मौजूद है, उसको भी माइक्रोब से ही साफ़ किया जाता है। अभी तक भी ऐसी कोई मशीन नहीं बन चुकी है जो कि फीकल मैटर को साफ़ करके उस पानी को पीने लायक बना दे। जो हमारे घर से पानी निकलता है नालियों से होता हुआ, वही पानी फिर साफ़ करके दोबारा हमारे घरों में पहुंचा दिया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसे साफ़ किया जाता है। तो कैसे साफ़ किया जाता है? माइक्रोब्स के ज़रिए। तो वो वाला पहलू यहाँ पर दिखाया गया। इवन जैसे कि खेतों के अंदर पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह मारने के लिए बहुत सारे इंसेक्ट्स को, पेस्ट को। तो अगर हम लगातार केमिकल इस्तेमाल करेंगे खेतों में तो उससे भी बहुत सारे नुकसान आते हैं। सॉइल की पीएच खराब हो जाती है और भी लंबे नुकसान आते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लिविंग ऑर्गन मर जाते हैं उन केमिकल्स की वजह से, जिनको कि नहीं मरना चाहिए था। तो वहाँ पर भी दूसरे लिविंग ऑर्गन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ माइक्रोब्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुल मिला के माइक्रोब्स का जो पॉजिटिव पहलू है उस पर यहाँ रोशनी इस चैप्टर में डाली गई। बात चल रही थी कि माइक्रोब्स हमें काफ़ी सारी बीमारियां करते हैं। दे ऑल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स बट दे शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वेज, बहुत तरह से फायदे पहुंचाते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ द माइक्रोब्स टू ह्यूमन वेलफेयर आर डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो इन्होंने एक एक करके यहाँ पर इन पहलुओं पर रोशनी डाली कि कैसे कैसे माइक्रोब्स हमें फ़ायदा पहुँचता है। तो पहले ये बात कर रहे हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। इसमें यहाँ बात करेंगे पहले दही की, कि जैसे कि दूध से दही बनाई जाती है। दूध के अंदर होता है लैक्टोज, मिल्क शुगर, लैक्टोज। जब दूध को दही में कन्वर्ट किया जाता है, 9-10 से आपको याद होगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये बैक्टीरिया भी इस्तेमाल किए जाते हैं।
जब दूध दही में कन्वर्ट होता है, ऑफ कोर्स फर्मेंटेशन से ही होता होगा, तो दूध के अंदर मौजूद लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके कई फायदे हैं। एक तो लैक्टिक एसिड जो है, जो मिल्क में प्रोटीन मौजूद होता है कैसीन, उसका कोगुलेशन और पार्शियल डाइजेशन कर देगा, तो वो मिल्क प्रोटीन आपको ज़्यादा आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। काफ़ी लोगों को मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। दूसरा, जब दूध दही में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर विटामिन B12 का कंटेंट बढ़ जाता है, तो यानी न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा है दही की। विटामिन B12 की बात अचानक क्यों हुई? इसलिए कि जो मैचुरेशन आरबीसीज का होता है हमारे अंदर, उसमें विटामिन B12 की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर विटामिन B12 की कमी है, आपका आयरन का इंटेक बढ़िया है, तब भी आपको अनीमिया वाली दिक्कत हो जाएगी। तो विटामिन B12 ज़रूरी है। आप देखेंगे जो आयरन सिरप डॉक्टर्स लिखते हैं, उसके अंदर आयरन, फॉलिक एसिड के अलावा विटामिन B12 भी होता है। इसके अलावा क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है, दूध दही में कन्वर्ट होता है, जब आप उस दही को खाएंगे तो आपके स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, उसकी वजह से भी अगर खाने के साथ कुछ जम्स वगैरह चले गए हैं तो वो आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो काफ़ी फ़ायदे हैं दूध से दही बनाने में। इसके अलावा पनीर का भी इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है कि पनीर बनाने में काफ़ी सारे माइक्रोब्स अलग अलग टाइप के इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आपको मार्केट में टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट, टेक्सचर, फ्लेवर, खुशबू और टेस्ट अलग अलग टाइप के पनीर मिल जाएंगे। डिपेंड करता है उसे कौन से माइक्रोब से बनाया गया। जैसे स्विस चीज़ है, उसे प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी से बनाया जाता है। एक रॉकफोर्ड चीज़ है, ब्लू कलर की उसमें लाइन नज़र आती है, ब्लू वेन चीज़ बोलते हैं, वो एक फंजाई से बनाया जाता है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। इसके अलावा जो इडली डोसा बनाने के लिए और ब्रेड बनाने के लिए आटा तैयार किया जाता है, डो, गुंदा हुआ आटा, उसे ही फर्मेंट किया जाता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस ल्यूकोनोस्टॉक को इस्तेमाल किया जाता है इडली डोसा के आटे को तैयार करने के लिए। और जो ब्रेड वाला आटा है वो तो 9-10 से आप जानते होंगे, उसे यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसके अलावा खाने के कई सारे फूड आइटम्स हैं, बैम्बू शूट्स हैं, सोयाबीन है, फिश हैं, उनको भी फर्मेंट कराया जाता ताकि उनका थोड़ा टेस्ट बढ़िया हो जाए। साउथ इंडिया के अंदर एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, मतलब वहाँ पर काफ़ी आम है, वाइट कलर की मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा, बड़े से गिलास में दूध की तरह पिया जाता है और सब नाचने वगैरह लगते हैं उसे पीते ही। नशेवर पदार्थ है वो, टोडी उसे बोला जाता है। उसको भी वहाँ पर सैप ऑफ पाम ट्री से हासिल किया जाता है। तो पाम ट्री की पेड़ की छाल को छील देते हैं, उससे उसमें एक फ्लूइड निकलने लगता है, उसका सैप है वो, उसको फर्मेंट कराया जाता है। वही टोडी है, एक नशे वाली ड्रिंक जिसको कि वहाँ पर काफ़ी लोग पसंद करते हैं। You will be surprised to know that we use microbes or product derived from them every day. Common example is the production of curd from milk. तो पहली बात इन्होंने कर्ड से मुतालिक की है। Microorganisms such as the lactobacillus and others में नाम स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है, आर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कह दिया गया है क्योंकि जब दूध दही में कन्वर्ट होता है तो लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। Grow in milk and convert it to curd. During grow, the lactic acid bacteria produce acid that coagulate and partially digest the milk protein, यानी कि कैसीन। इस लाइन से नीट एग्जाम में सवाल आ चुका है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो एसिड बनाते हैं यानी लैक्टिक एसिड, इट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन कैसीन। तो एक फायदा ये लैक्टिक एसिड का, इट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन कैसीन। A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter contains millions of lactic acid bacteria which at suitable temperature multiply, thus converting milk to curd, which also improve its nutritional quality by increasing vitamin B12। पूरी लाइन में शुरुआत की बात तो बच्चे को मालूम है, जब घर में अगर दही जमाई जाती है तो उसमें थोड़ा सा दही का पानी डाला जाता है एज ए स्टार्ट, एज ए इनोक्यूलम, क्योंकि आप पहले से ही बैक्टीरिया को दे देंगे तो बैक्टीरिया तो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, तो कम समय में ही उसमें अच्छे खासे बैक्टीरिया हो जाएंगे, जिसकी वजह से अगर टेम्परेचर ठीक ठाक है, जैसे कि रूम टेम्परेचर हो अप्रोप्रिएट, बहुत तेज़ ठंड अगर है तो जाहिर सी बात है फिर तो दही नहीं जम पाएगी। तो ऐसे में सूटेबल टेम्परेचर अगर होगा तो ऐसे में बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, रूम टेम्परेचर भी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं 20 से 40 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऐसे में जब दूध दही में कन्वर्ट होगा तो साथ में उसमें विटामिन B12 का कंटेंट भी बढ़ जाएगा। इसलिए बात कही जाती है कि दही इज मोर न्यूट्रिशनस दैन मिल्क। In our stomach too, lactic acid bacteria play very beneficial role in checking the disease causing microbes। जाहिर सी बात है जब आप दही खाएंगे तो आपके स्टमक में एक एसिडिक चीज़ पहुंच रही, तो बहुत सारे माइक्रोब जो खाने के साथ अगर आपके स्टमक में पहुंच गए हैं तो उनकी भी ग्रोथ को रोका जा सकता है, मतलब हमें फ़ायदा ही पहुंचा रहे हैं माइक्रोब्स। द डो, इन्होंने दही के बाद बात को चेंज की, अब ये गुंदे हुए आटे की बात कर रहे हैं, डो की। डो में 3 बातें होंगी, इडली है, डोसा है और ब्रेड है। इडली डोसा को भी उसके आटे को थोड़ा पफी अपीयरेंस देने के लिए, फूला फूला बनाने के लिए फर्मेंटेशन के जरिए तैयार किया जाता है। माइक्रोब्स को स्ट्रेप्टोकोकस और ल्यूकोनोस्टोक का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेड वाला आटा भी पफी बनाया जाता है, उसके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है ईस्ट को। इवन तंदूर की रोटी जो बनाई जाती है उसमें भी पहले ईस्ट ही मिलाई जाती है।
तो वो जो फूल जाता है उसकी वजह ये है कि उसके अंदर गैस प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी सवाल पूछा जाता है कि पफ्ड अप अपीयरेंस डो किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि डिपेंड करता है माइक्रोब्स पर। आपने 11th क्लास में किंगडम मोनेरा में जब आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे होंगे, वहाँ मिथेनोजेंस के गट ऑफ र्यूमिनेंट एनिमल्स के अंदर और मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। यहाँ इस क्लास में आप बायोगैस प्लांट में भी उनका जिक्र सुनेंगे, वो मीथेन बनाते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड H2S भी होता है बायोगैस और गोबर गैस के बारे में, तो आपने 10th क्लास में भी इधर फिजिक्स में लास्ट वाले चैप्टर में सुना होगा। तो मुझे कुल मिला के बात ये बतानी, लास्ट में उन्होंने इस लाइन पर ही फोकस किया है कि माइक्रोब्स डिफरेंट टाइप की गैसेस बनाते हैं। मेनली जो इस चैप्टर में बात हुई कि वो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाते हैं और कुछ मीथेन गैस भी बनाते हैं। मीथेन वही मिथेनोजेंस, इनका क्लास 11th में आपने सुना था। द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली is also fermented by the bacteria. The puffed up appearance of the dough is due to the production of carbon dioxide. बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा गया है कि जो फूले हुए से इनके आटे होते हैं, puffed up appearance of the dough is due to the production of carbon dioxide gas. Can you tell which metabolic pathway is taking place resulting in the formation of carbon dioxide? Of course fermentation. तो अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि कौन से metabolic pathway से होता होगा ये, तो आप बोलेंगे anaerobic respiration या फिर fermentation. Can you tell which metabolic? Where do you think the bacteria for these fermentation come from? Of course, they are already present in the environment. तो आप ये वाली बात कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया कहाँ से आए? They are already present in an environment. Bacteria are already present in environment. ठीक है। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक, यहाँ पर इन्होंने थोड़ी बात को चेंज किया है। फूड ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रो, टोडी ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया की। इसको बनाया जाता है सैप ऑफ पाम ट्री, प्लांट जूस, सैप ऑफ पाम ट्री को फर्मेंट कर। यहाँ बैक्टीरिया का नाम नहीं बताया गया, सवाल भी यही पूछा जाता है कि टोडी को किससे बनाया जाता है, सैप ऑफ पाम ट्री से। अ ट्रेडिशनल ड्रिंक इन सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग द सैप फ्रॉम द पाम्स, यानी पाम ट्री। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट टू मेक फूड। एक सवाल ही पूछा जा सकता है, फूड आइटम्स में कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको कि फर्मेंटेशन के बाद तैयार कराया जाता है? बैम्बू शूट, सोयाबीन एंड फिश। चीज़, यहाँ से थोड़ी सी बात चेंज हुई है, पनीर की बात हुई है। मार्केट में कई प्रकार के पनीर मौजूद हैं, उनका टेक्सचर अलग है, चूँकि आपको अलग अलग महसूस होंगे, फ्लेवर अलग अलग है, खुशबू भी अलग अलग, टेस्ट भी अलग है। इसलिए अलग अलग क्योंकि उन्हें अलग अलग माइक्रोब से तैयार किया जाता है। एक दो एग्जाम्पल यहाँ एनसीईआरटी में भी दी गई हैं, एक बैक्टीरिया की स्विस चीज़ प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, और एक रॉकफोर्ड चीज़ फंजाई से तैयार किया था, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाला था पेनिसिलियम नोटेटम, जिसे आजकल पेनिसिलियम क्राइस्टोगैनम बोला जाता है। यह है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। चीज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच द माइक्रोब्स वर यूज, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। ओल्डेस्ट फूड आइटम जिसमें कि माइक्रोब्स इस्तेमाल होते थे वो चीज़ है। ओल्डेस्ट फूड आइटम वाली बात कहाँ से आई? पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं के लिए खाना बनता था पनीर का, तो उसमें किसी छोटे से गाय भैंस के बच्चे को मारा जाता था। बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसके स्टमक में जमा हुआ दूध मिल जाता था, उसके अंदर होते थे ढेर सारे एंजाइम जिन्हें हम रेनेट एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम कॉम्प्लेक्स है रेनिन एंजाइम का, तो उसे फिर दूध में मिलाते थे तो उससे फिर पनीर बन जाता था। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर ऑल्सो नोन बाय देयर टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। नीट एग्जाम में इस पर सवाल आ चुका है। वेराइटीज कई प्रकार की हैं चीज़ की मार्केट के अंदर, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज़ आर अवेलेबल इन द मार्केट, और वो किस तरह से अलग है, उनका टेक्सचर अलग है, फ्लेवर अलग है, टेस्ट अलग है। द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज, और ये सब चीज़ें इसलिए अलग हैं क्योंकि उनको अलग अलग माइक्रोब से तैयार कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द लार्ज होल इन स्विस चीज, एक पनीर की वैरायटी का नाम लिखा हुआ, आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से जितने भी फूड आइटम्स यहाँ जिक्र है सब जगह कार्बन डाइऑक्साइड बोलना है, उधर जब गोबर की बात होगी तो वहाँ पर मीथेन का जिक्र करना है। बाय बैक्टीरिया नेम प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, बहुत दफ़ा ये सवाल नीट एग्जाम में आ चुका है कि स्विस चीज़ को बनाने वाला बैक्टीरिया का नाम क्या है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। द रॉकफोर्ड चीज़ आर राइपेंड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम, नाम है उसका पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। रॉकफोर्टाई के साथ तो सवाल नहीं पूछेगा, रॉकफोर्ड को देख के रॉकफोर्टाई को भी बता देगा, लेकिन पेनिसिलियम नाम से सवाल पूछा जा सकता है कि इसे ग्रो कराने में एक फंजाई को इस्तेमाल किया जाता है, विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर, जिससे कि इनका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने हाउस होल्ड आइटम्स की बात की थी, अब ये थोड़ा इंडस्ट्रीज़ की तरफ मूव किए हैं। माइक्रोब्स को इंडस्ट्रीज़ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया था? ऑफकोर्स एंटीबायोटिक्स को बनाने में, शराब एल्कोहल बेवरेजेस को बनाने में, इसके अलावा एंजाइम्स बनाने में, और काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दवाइयों को बनाने में।
अल्कोहल, जैसे कि लुइस पास्चर ने बहुत ज़माने पहले ये बात कही थी कि बियर और बटर मिल्क यानी कि दारू, बियर और बटर मिल्क यानी मट्ठे को बनाने में यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। अब बाज़ार में बहुत प्रकार की शराब अवेलेबल है। वैसे कॉमर्शियल प्रोडक्शन शराब का तो मोलासिस से होता है, शुगर केन जूस से। शुगर केन जूस से जब शुगर बना ली जाती है तो बचा हुआ जो पार्ट होता है उससे फिर सड़ा के उससे शराब बनाई जाती है। कॉमर्शियल प्रोडक्शन इसी से होता है। लेकिन मार्केट में शराब की बहुत वैरायटीज़ अवेलेबल है, वो क्योंकि अलग अलग तरीके के सीरियल्स यानी अनाज, फ्रूट जूसेस को सड़ा के बनाई जाती है। तो मॉल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस को सड़ा के अलग अलग टाइप की शराब बनाई जाती है। जैसा आप रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे उसी टाइप की उसमें फिर आपको क्वालिटी भी नज़र आएगी। इसके अलावा शराब भी दो प्रकार की होती है। थोड़ी सी हल्की शराब होती है जो कि बिना डिस्टिलेशन के बनाई जाती है। डिस्टिलेशन समझते हैं, दो लिक्विड को सेपरेट करने वाला प्रोसेस है। तो अगर उसमें डिस्टिलेशन नहीं किया गया है, पानी उसमें से कम नहीं किया गया, तो जाहिर सी बात हो काफ़ी डाइल्यूटेड होगी। वाइन, बियर इसकी एग्जाम्पल हैं जो कि बिना डिस्टिलेशन के बनाई जाती है। इसके अलावा जो थोड़ी सी कंसनट्रेटेड अल्कोहल है जिसमें कि डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए शराब को अलग कर लिया जाता है, ठंडा करके उसे अलग कर लेते हैं, पानी शराब को अलग कर देते हैं, तो थोड़ी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। इसमें तीन एग्जाम्पल हैं जो डिस्टिलेशन से तैयार की जाती हैं, जैसे कि विस्की है, ब्रांडी है और रम। तो एक तो हो गया अल्कोहल। दूसरा ये कि एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में उन्होंने फिर बताया कि एंटीबायोटिक लफ्ज़ दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। एंटी मतलब अगेंस्ट और बायोस मीन्स लाइफ, मतलब इट इज़ अगेंस्ट द लाइफ माइक्रो ऑर्गेन। हम लोगों के लिए जो प्रो लाइफ होती क्या एंटीबायोटिक, दीज आर द केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस सम बाय सम माइक्रोब्स एंड दे इनहिबिट्स और रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ और दे किल्ड सम अदर माइक्रोब्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेन बनाते हैं, कुछ दूसरों को ही मार देते हैं। जैसे दुनिया की जो पहली एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन है, जो पेनिसिलियम नोटेटम से हासिल की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। वो लैब में रिसर्च कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर। चांस डिस्कवरी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो उनकी कुछ कांच की प्याली पेट्री डिश धोने से रह गई उनसे। उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक फंगस ग्रो कर रहा है और उस समय बैक्टीरिया होना चाहिए था, बैक्टीरिया था नहीं। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया इसका मतलब इस फंगस के अंदर से कोई ऐसा केमिकल निकल रहा है जिसने कि उसको बैक्टीरिया को उसमें मार दिया है। बाद में अर्नस्ट चेन और होवर्ड फ्लोरी ने उसको एज इफेक्टिव एंटीबायोटिक आइसोलेट करके दिया। तो 1945 में नोबेल प्राइज़ दिया गया फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान पेनिसिलिन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया सोल्जर्स के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि पहले जब कभी घाव हो जाते थे तो वो सड़ जाया करते थे, तो एम्पुटेशन करना पड़ता था, हाथ पैर काटने पड़ते थे। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी के बाद से बहुत राहत मिली सोल्जर्स को, फिर इतने बड़े पैमाने पर नुकसानात नहीं होते थे। एनसीईआरटी ने पूछा कि आप कुछ और एंटीबायोटिक्स के नाम बता सकते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेजियस से हासिल की जाती है। एक और मशहूर एंटीबायोटिक बायोटेक में उसका जिक्र है टेट्रासाइक्लिन, वो भी स्ट्रेप्टोमाइसिस की एक स्पीशीज़ है, ओरोफेशियंस, उससे हासिल की जाती है। स्पीशीज नाम नहीं पूछेगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस से हासिल की जाती है टेट्रासाइक्लिन। और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरा पेनिसिलिन याद कर सकते हैं पेनिसिलियम नोटेटम से। तीसरा ऑर्गेनिक एसिड्स में कुछ नाम याद कर सकते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटारिक एसिड जिसे बटर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा एसिडोबैक्टर एसिटाई से एसिडिक एसिड सिरका बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड दही बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल फील्ड्स में भी यूज़ है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से दवा हासिल की जाती है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि अगर ब्लड में क्लॉट बन जाता है, जैसे कोई कैपिलरी ब्लॉक हो गई है ब्लड क्लॉट की वजह से, तो उसको डिजोल्व कराने के लिए एज अ क्लॉट बस्टर इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज को। इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग है, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर रखती है। तो अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे किसी की किडनी ख़राब हो गई, बाहर से किडनी लगाई गई दूसरी, या लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो अपना इम्यून सिस्टम बहुत तेज़ होता है इस मामले में, पहचान जाता है चीज़ बाहर की है, बॉडी की है। तो अगर कोई बाहर की चीज़ बॉडी में लगाई गई, इवन वो आपके फ़ायदे की है, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम उसके पीछे पड़ जाएगा। उधर आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ऑर्गन रिजेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसे में पेशेंट का इम्यून सिस्टम को डाउन रखा जाता है साइक्लोस्पोरिन ने, उसे फिर ज़िंदगी भर खानी पड़ती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद, वरना ऑर्गन रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ने लगता है तो उसे कम करने के लिए दवा इस्तेमाल होती है स्टैटिन्स, ये भी हासिल की जाती है माइक्रोब से, नाम है उसका मोनेस्कस परफ्यूरियस। थोड़ा सा देखते हैं। इसके अलावा उधर जो फ्रूट जूसेस हैं उनको क्लियर करने के लिए पैक्टिनेजेस प्रोटीज एंजाइम मिलाए जाते हैं, वो भी माइक्रोब से हासिल किए जाते हैं। डिटर्जेंट्स के अंदर लाइपेज एंजाइम को पहले से मिला दिया जाता है, आपने सुना होगा कि बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, उसके बाद उसको लाइपेज एंजाइम पैनक्रेटिक लाइपेज, इंटेस्टाइन लाइपेज डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। अब जब लाइपेज एंजाइम फैट को तोड़ देता है तो इन्होंने डिटर्जेंट में ही मिलाना शुरू कर दिया उसको। तो आप डिटर्जेंट अप्लाई करते हैं, अगर तेल वगैरह घी कुछ गिर गया कपड़े के ऊपर खाना खाते समय, आप डिटर्जेंट लगाते हैं और वो उस ऑयल स्टेन को रिमूव करता है, क्योंकि उसमें लाइपेज एंजाइम मिलाया जाता है। देखते हैं इंडस्ट्रीज़ में क्या बताया गया। एक ये भी बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ में माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए बड़े बड़े स्टील के वैसल हैं 100 से 1000 लीटर के, उन्हें बायो रिएक्टर या फर्मेंटर कहते हैं, उनमें ग्रो कराया जाता है।
Microbes in industrial products. Even industry, microbes are used to synthesize a number of products valuable to human being. Beverages and antibiotics are some example. Production on industrial scale requires growing microbes in a very large vessel called fermenters. ये भी नीट एग्जाम में सवाल आ चुका है. बड़े पैमाने पर माइक्रोब्स को उगाने के लिए, ग्रो कराने के लिए हम फर्मेंटर इस्तेमाल करते हैं. अभी तो फिलहाल इन्होंने शराब की, बेवरेजेस और एंटीबायोटिक का जिक्र किया है. आगे ऑर्गेनिक एसिड और एंजाइम का भी जिक्र करेंगे. ये डायग्राम में फर्मेंटर दिखा रखा है कि किस तरीके से इतने बड़े बड़े वैसल्स में ये माइक्रोब्स को ग्रो कराते हैं. माइक्रोब्स स्पेशली यीस्ट हैव बीन यूज टाइम इमेमोरियल, बहुत ज़माने से इस्तेमाल होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, शराब बनाने में, लाइक वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी और रम. और भी वैरायटीज़ हैं शराब की जिसका यहाँ जिक्र नहीं किया गया है. फॉर दिस पर्पज द सेम यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसी, अब की बात साइंटिफिक नेम भी सुनाया है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी को यूज़ किया जाता है फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रीवर सीज. इसे ब्रेड बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे बेकर सीज भी बोला जाता है. शराब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे ब्रीवर सीज भी बोला जाता है. और इज़ यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस. जैसे कि हमारी भी बात हो रही थी, वैसे तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन शराब का मोलासिस से होता है, शुगर केन जूस से. इसके अलावा माल्टेड सड़ा के सीरियल्स और फ्रूट जूसेस को भी इस्तेमाल कराया जाता है ताकि अलग अलग वैरायटी शराब की बन सकें. टू प्रोड्यूस इथेनॉल. Do you recollect the metabolic reactions which result in the production of ethanol by yeast? क्लास 11 में फर्मेंटेशन टॉपिक में आपने सुना होगा कि जब ग्लाइकोलिसिस के बाद ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन जाता है, पायरुवेट, तो फिर पायरुवेट से बनता है एसिटाल्डिहाइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है. तो वहाँ पर एंजाइम था पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. फिर एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल बनता है, वहाँ पर एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज. तो पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज आप 11th क्लास में देख लीजिएगा. उन दो स्टेप से आपने पायरुविक एसिड से इथेनॉल पढ़ा होगा. Which result in the production of ethanol by yeast. Depending on the type of the raw material used for fermentation, the type of processing, ये वाली लाइन से सवाल बन सकता है. Depending on the type of the raw material, आप malted cereal यूज़ कर रहे हैं, fruit juices यूज़ कर रहे हैं, and the type of process. प्रोसेस मतलब वही कि बिना डिस्टिलेशन के बना रहे हैं, डिस्टिलेशन से. अगर डिस्टिलेशन से बनाएंगे तो फिर और ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगी वो. डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक आर ऑब्टेन्ड. वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन. ये थोड़ी सी हल्की शराब है, कम कंसंट्रेशन में अल्कोहल इनमें मौजूद होती है, विदाउट डिस्टिलेशन में बनाया जाता है. जबकि विस्की, ब्रांडी और रम दे आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, इसलिए इनको हार्ड लिकर भी बोला जाता है, कंसंट्रेटेड होती हैं. द फोटोग्राफ ऑफ द फर्मेंटेशन प्लांट इज शोन इन फिगर, यहाँ ये दिखा रखा है. एंटीबायोटिक्स. Antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century. NCERT इस लाइन से सवाल पूछा जा सकता है कि one of the most significant discoveries of the 20th century is antibiotics and have greatly contributed towards the welfare of the human society. Anti is a Greek word. Anti एक Greek word है, इसका मतलब होता है against, और bio का मतलब है life. Together they mean against life. तो यानी in the context of the disease causing microorganisms, whereas with reference to human beings, इंसानों के लिए तो ये pro life होंगे. Human beings को तो फायदा पहुंचा रही हैं, इसलिए human being के लिए pro life and not against. Antibiotics की definition दे रखी, याद कर लें आप. Antibiotics are the chemical substances which are produced by some microbes and can kill और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. एक खूबसूरत सी डेफिनेशन एनसीईआरटी में सवाल आ चुका है इस लाइन से एंटीबायोटिक की डेफिनेशन पर. एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से आप फेमिलियर होंगे ही. डू यू नो दैट द पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड. दुनिया में जो पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी वो पेनिसिलिन थी एंड इट वाज अ चांस डिस्कवरी. नीट में सवाल पूछा जा सकता है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी एक चांस डिस्कवरी है. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, सवाल ये भी पूछा जा सकता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन से बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे. स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे. वंस ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड, उन्होंने देखा कि फंगस ग्रो कर रहा है इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट. एक कल्चर प्लेट धोने से रह गई थी उसके अंदर और उसमें उनको स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया नहीं मिला. ही फाउंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड एंड ही नेम्ड इट पेनिसिलिन. इन्होंने पता लगाया कि असल में इस मोल्ड के अंदर से केमिकल निकल रहा है जो कि बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रहा. उन्होंने उस केमिकल को नाम दिया पेनिसिलिन.
तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि नाम पेनिसिलिन किसने दिया था, खुद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आफ्टर द मोल्ड, मोल्ड के नाम से इसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक was established much later by Ernst Chain and Howard Florey। इसका जो पूरा पोटेंशियल था एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक की तरह, वो बाद में डिस्कवर हुआ था अर्नस्ट चेन, होवर्ड फ्लोरी के द्वारा। दिस एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर वॉन्टेड इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। ये सवाल भी नीट में आ चुका है। बहुत बड़े पैमाने पर इसको इस्तेमाल किया गया था अमेरिकन सोल्जर्स को सही करने के लिए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को तीनों को अवार्ड दिया जा चुका है, नोबेल प्राइज दिया जा चुका है इन 1945। ये सवाल भी नीट में आ चुका है। फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी तीनों को ही एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक और ऑल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। पेनिसिलिन के बाद और भी दूसरी का एंटीबायोटिक्स को हासिल किया गया माइक्रोब्स के द्वारा। कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेज। आप याद कर सकते हैं, जैसे कि बहुत मशहूर एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, उससे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेजियस से हासिल किया जाता है। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन भी एक इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक, उसको भी स्ट्रेप्टोमाइसिस से हासिल किया जाता है। दो नाम आप और याद कर सकते हैं, बाकी का याद करने की जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड अवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेज। बहुत सारी सी बीमारी जिनमें की मौत हो जाया करती थी पहले, जैसे कि प्लेग है, वोपिंग कफ है, काली खांसी से बोलते हैं, डिफ्थीरिया, गलघोटू। गलघोटू इसलिए बोला जाता है इसके अंदर कि इसमें जुगलो डायगेस्टिक लिम्फ नोड्स बढ़ जाती हैं तो गला काफ़ी मोटा हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। डिफ्थीरिया काफ़ी खतरनाक बीमारी है। वो तो वॉन बैरिंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए हम लोगों के, उसने पैसिव इम्यूनाइजेशन के जरिए उसकी वैक्सीन बना दी जिससे कि लोगों को काफ़ी राहत हुई। और लेप्रोसी, जिसे कुष्ठ रोग बोलते हैं, स्किन डिजीज़ है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से टीबी होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से लेप्रोसी होती है। इसका भी इलाज सरकार ने फ्री कर दिया, काफ़ी खतरनाक बीमारी है। इन सब का इलाज एंटीबायोटिक से हो जाता है। इनसे पहले लोग मर जाया करते थे। विच यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब, टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक की तारीफ है और एंटीबायोटिक्स को ऑफ कोर्स माइक्रोब से हासिल किया जा रहा है। केमिकल, एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। Microbes are also used for commercial industrial production of certain chemicals like organic acids, alcohol and enzyme। तो एक लफ्ज़ उन्होंने और बढ़ाया, देखिए माइक्रो से ऑर्गेनिक एसिड बनाए जाते हैं, इसके अलावा अल्कोहल भी हासिल किए जाते हैं और इससे एंजाइम भी हासिल किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स आर, जैसे कि एस्परजिलस नाइगर, बहुत मशहूर सवाल है नीट एग्जाम का। एस्परजिलस नाइगस एक फंगस है और इससे हासिल किया जाता है सिट्रिक एसिड। तो जितने भी ऐसे फूड आइटम्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जेलीज हैं, जिनको कि थोड़ा सोर टेस्ट खट्टा बनाना होता है तो उसमें यही सिट्रिक एसिड ही मिलाया जाता है। एसिडोबैक्टर एसिटाई से मिलता है एसिडिक एसिड, ये तो 9-10 से आपको याद होगा। इससे सिरका बनाया जाता है एसिडोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड से। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से हासिल किया जाता है ब्यूटायरिक एसिड, इसे बटर बनाने में, मक्खन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टोबैसिलस से तो लैक्टिक एसिड सब जानते ही हैं। ये सैक्रोमाइसिस सर्विसी इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल, कॉमर्शियल प्रोडक्शन इथेनॉल का, शराब का किससे होता है, ऑफ कोर्स यीस्ट के द्वारा। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। इनको एंजाइम्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लाइपेजेस। बैक्टीरिया के नाम यहाँ पर याद नहीं करने, बस बात याद रखनी है कि लाइपेजेस एंजाइम है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, माइक्रोब्स हासिल किए जाते हैं। अब डिटर्जेंट में मिला दिए जाते हैं। आपके कपड़े पर अगर तेल घी गिर गया, आप डिटर्जेंट लगाएंगे वो साफ कर देगा। Lipases are used in detergent formulations and are helpful in removing oily stains from the laundry, धुलने वाले कपड़ों से। You must have noticed that the bottled fruit juices जो आप बाजार से खरीद के लेकर आते हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं। Bought from the market are clearer as compared to those made at home। तो वो इसलिए क्लियर होते हैं क्योंकि वो सेल वॉल को डिजोल्व कराने वाले एंजाइम मिला देते हैं उनके अंदर, जैसे पैक्टिनेजेस है, प्रोटीएजेस है, तो वो ज़्यादा क्लियर नजर आते हैं, थोड़ा अच्छा सा लुक आ जाता है देखने में। This is because the bottled juices are clarified by the use of pectinases and proteases. Pectinases and proteases. अब आगे थोड़ा सा मेडिकल फील्ड की तरफ गए और उन्होंने तारीफ की है कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हासिल की जाती है दवाई स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज हासिल की जाती है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, बाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से मॉडिफाई किया जाता है। और अगर कोई ब्लड कैपिलरी ब्लॉक हो गई, उसमें कोई क्लॉट बन गया है जिसने कि ब्लॉक कर दिया उसको, तो उस क्लॉट को डिसॉल्व कराने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज दवा इस्तेमाल की जाती है। तो जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन वाले पेशेंट है जिनको कि हार्ट अटैक हो जाता है, मायो मतलब मसिल, कार्डियल मतलब हार्ट, इन्फाक्शन मतलब डेथ, तो हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में जिनकी वजह की वो कैपिलरी ब्लॉक हुई होगी, उस कैपिलरी को खोलने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज इस्तेमाल किया जाता है।
एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज एज क्लॉट बस्टर। बहुत दफा नीट एग्जाम में सवाल पूछा गया, क्लॉट बस्टर में कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। किससे हासिल की जाती है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। फॉर रिमूविंग द क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, for removing the clots from the blood vessels in patients who have undergone myocardial infarction। मायो मतलब मसल, कार्डियो मतलब हार्ट, इन्फाक्शन मतलब डेथ, लीडिंग टू हार्ट अटैक, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया। तो उस कॉज को रूल आउट करके वहां पर उसको फिर क्लॉट को डिजोल्व कराया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन, ए का जिक्र किया इन्होंने, बहुत बेहतरीन सवाल है। इसे ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से हासिल किया जाता है। ये एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, इम्यून सिस्टम को डाउन रखती है। अब इम्यून सिस्टम को डाउन क्यों रखा जाएगा? ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, तो ऐसे पेशेंट का इम्यून सिस्टम को डाउन रखा जाता है। वरना अपनी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, टी लिम्फोसाइट्स वाली, डब्ल्यूबीसी दो तरीके के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, फिर आपने उसमें नाम सुनोगे न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं। टी लिम्फोसाइट चार प्रकार के होते हैं, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, मेमोरी टी सेल, सप्रेसर टी सेल। तो वो जो टी लिम्फोसाइट वाली इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो ऑर्गन रिजेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि इंपॉर्टेंट रोल तो दोनों का ही है, बी और टी लिम्फोसाइट्स का। एनसीईआरटी में जरा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का जिक्र किया गया है कि ये मेन है ऑर्गन रिजेक्शन में इन्वॉल्व। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केसेस में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के जरिए हमारा ऑर्गन रिजेक्शन ना हो जाए, इसलिए साइक्लोस्पोरिन ये दवा चलती है। किससे हासिल की जाती है? फंगस से, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोड्यूस बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। इसके अलावा इन्होंने जिक्र किया एक दवाई स्टेटीन, जैसे कि एटोरवेस्टेटिन नाम आपने सुना होगा। ये इस्तेमाल की जाती है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। ये हासिल की जाती है फंजाई से, यीस्ट से। यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसिवी, और भी कई यीस्ट होती है जैसे मोनेस्कस परप्यूरिस, ये भी यीस्ट है, यानी फंजाई ही है, यीस्ट की कैटेगरी में। तो मोनेस्कस परप्यूरियस से दवा हासिल की जाती है स्टेटीन्स, और इसको इस्तेमाल किया जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की तरह काम करती है। असल में होता ये होगा कि जो रॉ मटेरियल है हमारे ब्लड के अंदर, वो कन्वर्ट होता होगा कोलेस्ट्रॉल में किसी के एंजाइम के जरिए। अब एंजाइम के पास तो एक्टिव साइट होती है जहां पर कि सबस्ट्रेट जाके फिट होता है, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जो रॉ मटेरियल का शेप और साइज है बिल्कुल वैसा ही स्टेटीन होते हैं। तो इससे पहले कि रॉ मटेरियल कोलेस्ट्रॉल का उस एंजाइम के जाके साथ बाइंड करे जो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होना है, उससे पहले उस एक्टिव साइट पर एंजाइम की स्टेटीन जाके बाइंड हो जाती होगी। अब ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन वाला मामला हो गया, रॉ मटेरियल जैसी शक्ल है वैसे ही स्टेटिन की शक्ल है। अब स्टेटिन जाके बाइंड कर जाए, रॉ मटेरियल को मौका नहीं मिलेगा बाइंड करने का, तो कोलेस्ट्रॉल फिर नहीं बनता। अब लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको लगातार स्टेटिन लेनी पड़ेगा, इसलिए जिसको एक बार अगर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा इस्तेमाल हो शुरू हो जाती है तो उसको भी ज़िंदगी भर चलती है। बहुत सारे लोगों का ये मिथ भी है कि हम जो अंडे की जर्दी नहीं खानी चाहिए, तो लेकिन उसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं और बहुत सारे न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि इसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल का डाइट वाले कोलेस्ट्रॉल से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत सारे लोग बहुत सारा ऑयली खाते भी हैं लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल तब भी नहीं बढ़ता। ये डिपेंड करता है आपकी फिजिकल लाइफ पर। तो अगर आप बहुत ही अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे में ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, दिन भर बैठे रहते हैं, ऑफिस का जॉब है या फिर कोई और ऐसा काम है दिन भर बैठने का ही काम है और कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, तो फिर आने वाले समय में हो सकता है कि फिर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगे। ऐसे में डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं पहले तो एक्सरसाइज से ही कोशिश की जाती है, नहीं तो फिर स्टैटिन दवा चलाई देंगे। उसमें फिर होता ही है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से फिर ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है और दिक्कतें बढ़ती हैं, फिर हार्ट के ऊपर, लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर लोड बढ़ने लगता है। मोनेस्कस परप्यूरियस जो कि एक यीस्ट है, हैव बीन कमर्शलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। बेहतरीन सवाल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट यीस्ट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टैटिन्स को हासिल किया था यीस्ट से। मोनेस्कस परप्यूरियस, इट एक्ट्स कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम। ये उस एंजाइम के साथ जाके स्टैटिन पहली बाइंड कर जाती है, जिसके वजह से रॉ मेटल बाइंड नहीं कर पाता तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल फिर कम हो जाता, बन ही नहीं पाता कोलेस्ट्रॉल। रेस्पॉन्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर ये इन्होंने एक पार्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ का, कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल और कुछ ऑर्गेनिक एसिड और एंजाइम्स का जिक्र किया। इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक शिफ्ट हुआ है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ, कि किस तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर माइक्रोब्स को यूज़ किया जा रहा है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से मतलब क्या है कि ऐसा पानी जिसमें कि इंसानों की लेटरिन शामिल हो, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटा शामिल हो, उसे सीवेज बोला जाता है। अगर ह्यूमन एक्सक्रीटा मिल गया तो फिर उसकी सफाई किसी भी मशीन से नहीं हो सकती, उसको माइक्रोब्स के जरिए ही साफ किया जा सकता है। तो फिर पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। अब जब वो जो नाली वाला पानी, उसी पानी की बात चल रही है कि जितना भी पूरे शहर का पानी होता है वो जाके अल्टीमेटली से रिवर में गिरना होता है। रिवर में गिरने से पहले उसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारा जाता है।
अब नाली के पानी में बहता हुआ कूड़ा भी होता है, तो अलग अलग साइज़ की जाली लगा के उस बहते हुए कूड़े को रोक लिया जाता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के ज़रिए। फिर उस तमाम पानी को उतारा जाता है टैंक में, उससे बोला था सेटलिंग टैंक। सारी की सारी कीचड़ धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। जब कीचड़ सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी, ग्रिट, उसके अंदर होते हैं छोटे छोटे कंकर, पेबल्स और मिट्टी, वो कहलाता है प्राइमरी सलेज। तो ये सवाल पूछा जाता है कि जो पहला सेटलिंग टैंक है जिसमें कि नीचे कीचड़ बैठ गई है, ग्रिट यानी सॉइल और पेबल, उसे क्या बोला जाएगा? प्राइमरी सलेज। फिर जितना भी गंदा पानी उसे दूसरे टैंक में उतारा जाता है। दूसरे टैंक में ब्लेंडर एजिटेटर लगा रहता है, ऊपर से एयर का भी इंतजाम होता है। वो माइक्रोब्स को पूरे टैंक में घुमवाता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, एक्सक्रीटा को। जब बहुत बढ़िया सा इन्वायरमेंट मिलेगा, खाने पीने का ऑक्सीजन मिलेगी, तो उसमें हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और फंजाई को खूब ग्रो करने का मौका मिलता है। और कुछ ही समय ऐसा होता है कि उस पूरे टैंक के ऊपर एक मोटी सी परत बन जाती है, जैसे दूध के ऊपर मलाई की मोटी सी परत बन जाती है। सेकंड टैंक है, उसका नाम एरेशन टैंक होता है, उसके ऊपर मोटी सी परत बन जाती है बैक्टीरिया की, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की और फंगल फिलामेंट्स की, उसे बोला जाता है फ्लॉक। तो उससे होता ही है कि जितना ज़्यादा बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो करेगा तो ऑर्गेनिक मैटर को खा खा के ख़त्म करता रहेगा। नीचे से टैंक में पानी खोल खोल के चेक करते रहते हैं कि 1 लीटर पानी के अंदर कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है। तो जब 10 से 15% रह जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बीओडी, तो फिर हम उस टैंक को मान लेते हैं कि इसने अच्छा खासा ऑर्गेनिक कंपाउंड को साफ कर दिया। फिर उस पानी को तीसरे टैंक में उतार लेते हैं। दोबारा सुनिए, जितना भी गंदा पानी है उसके अंदर जो बहता हुआ कूड़ा है, उसको फ्लोटिंग मटेरियल को, फ्लोटिंग डैब्रिज को साफ कर लेते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से। पहले बड़े साइज़ की जाली लगाएंगे और छोटे साइज़ की जाली और छोटे साइज़, एक बार में छोटी जाली लगा दें, सारा पानी ब्लॉक हो जाएगा। सारा बहता हुआ कूड़ा रोक लिया जाता है, उसे पहले टैंक में उतारा जाता है पानी को। पहला टैंक कहलाता है सेटलिंग टैंक। उसके अंदर क्या होता है, सारी कीचड़ नीचे बैठ जाती है धीरे धीरे सेडिमेंटेशन के जरिए। तो पहले सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, फिर कराया सेडिमेंटेशन, ये कहलाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें आपने बहता हुआ कूड़ा, कीचड़ को अलग कर दिया। बाकी गंदा पानी जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, उसे सेकंड टैंक में उतारा जाता है। सेकंड टैंक को बोला जाता है एरिएशन टैंक। इसमें हवा का इंतजाम है, बीच में एजिटेटर लगा हुआ है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को पूरे टैंक में घुमाता रहता है। इससे होगा ये, बैक्टीरिया फंजाई को ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है, बढ़िया रहने की जगह मिल रही है, इतना ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे, इतने ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे कि पूरे टैंक के ऊपर एक मोटी सी परत बन जाती है बैक्टीरिया फंजाई की। इसे बोला जाता है फ्लॉक। पानी बीच में निकाल के चेक करते रहते हैं कि उसके अंदर कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है। इसे बोला जाता है बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से मतलब क्या होता है कि 1 लीटर गंदे पानी के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, वो उस पानी की बीओडी कहलाएगी। जब बीओडी 10 से 15% रह जाती है, तो फिर उस तमाम पानी को तीसरे टैंक में उतारा जाता है। जो इसमें फ्लॉक था वो धप से नीचे आके गिरेगा तीसरे टैंक में, सेटलिंग टैंक है वो भी। अब इसे एक्टिवेटेड स्लज बोला जाएगा। कॉम्पिटिशन में सवाल पूछा जाता है कि ये जो तीसरा टैंक था, यानी सेटलिंग टैंक जिसमें कि फ्लॉक नीचे आके गिरा था, उसे क्या बोला जाता है? आप बोलेंगे एक्टिवेट स्लज। पहले टैंक में कीचड़ थी, प्राइमरी सलेज। तीसरे टैंक में फ्लॉक है, उसे बोला जाएगा एक्टिवेटेड स्लज, जिसमें कि हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। फिर उस पानी को चौथे टैंक में उतारा जाता है। चौथे टैंक को बोला जाता है एनारोबिक स्लज डायस्टर। उसमें पहले से एनारोबिक बैक्टीरिया रखे जाते हैं, मिथेनोजेंस। और इधर से एरोबिक बैक्टीरिया जाते हैं। एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया लड़ मर के सब खत्म हो जाते हैं। उनकी बॉडीज़ को एज ए मैन्यूर इस्तेमाल कर लिया जाता है, स्पेंट स्लज को। और उस टैंक के अंदर क्योंकि मैथेनोजेंस थे, तो उसमें आपको मीथेन भी मिलेगी, बायोगैस, जिसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। चौथे टैंक के अंदर जब देखा जाता है कि जो बीओडी है वो लेस देन 10 ppm, यानी पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल में 10 से कम अगर गंदगी मौजूद है, पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो वो पानी इसका अंदर साफ हो गया है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ बात, सवाल नीट में आ चुका है कि अगर पानी में गंदगी केवल इतनी रह जाए कि लेस देन 10 ppm रह जाए, तो पानी साफ हो चुका है। फिर उसे रिवर, वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, जिनका ये डिपार्टमेंट है, उन्होंने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान बनाया गंगा रिवर की सफाई के लिए, यमुना रिवर की सफाई के लिए। क्योंकि किसी भी शहर के बाहर अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होगा, तो उस शहर का पूरा गंदा पानी अगर रिवर मिल जाएगा, तो सारा का सारा पानी गंदा हो जाएगा पूरी रिवर का। तो अगली वीडियो के अंदर हम यहाँ से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से चैप्टर को फिनिश करेंगे।